तो प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर में आज हम सब लोग एसी परिपथों का विश्लेषण अर्थात प्रकार पढ़ने वाले हैं और यहीं से एसी परिपथ जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ एक प्रतिरोध R जोड़ा जाता है तब क्या होता है। प्रतिरोध के रूप में हम शुद्ध प्रतिरोध के रूप में कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह के तार जो होते हैं वो आते हैं शुद्ध प्रतिरोध की श्रेणी में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे एसी परिपथों का विश्लेषण, एसी परिपथों का प्रकार कैसे होता है, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी तक जब किसी प्रतिरोध के साथ एक बैटरी जोड़ी जाती थी, हम जानते हैं बैटरी में एक प्लेट होती है प्लस की और एक माइनस। बड़ा वाला डंडा प्लस, छोटा वाला क्या होता है हमेशा माइनस का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तार से धारा जाती है और दूसरे तार से वापस धारा आती है, ये प्रतिरोध R। अब ये डीसी स्रोत था, बैटरी कौन सा स्रोत था, डीसी, और हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एसी स्रोत, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। तो प्रत्यावर्ती स्रोत हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे घरों में लाइट आती है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसका किसी क्षण जो है व्यापक समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी समय एक बहुत ही कम समय में लिया गया मान V = V0 sin ओमेगा t होता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज को V बराबर 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते थे, लेकिन ये डीसी था तो 5 वोल्ट, लेकिन एसी में किससे हम जोड़ते थे, V = V0 sin ओमेगा t से जोड़ने वाले हैं। एसी में एक खास बात यह है, जिस तार से करंट जाती उसी तार से वापस आती, दोनों तार से करंट जाती दोनों से वापस आती है, ऐसे करंट चलती है ना एसी में। तो किसी क्षण ये धारा की दिशा दिखाई गई है, किसी क्षण धारा की दिशा, किसी समय धारा की दिशा, इस तार से धारा जा रही है। दूसरे वाले तार में कोई दिक्कत नहीं है, वो आ भी सकती है जा भी सकती है, दोनों ही केस हो सकते हैं, इसलिए हमने केवल एक दिखाया। ठीक, तो एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, हमेशा ये याद रखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत कैसे चलता है, इसका ग्राफ बना था ऐसे, है ना। तो ग्राफ ऐसे बना, तो इसलिए अगर ये कहीं लगा होगा तो समझ लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है। और जिसका समीकरण 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट नहीं होगा, V = V0 sin ओमेगा t होगा, किसी क्षण वोल्टेज की वे वैल्यू है। V को क्या कहा जाता है, हमने पहले लेक्चर में बताया ही था, तात्क्षणिक मान वोल्टता का कहते हैं। बहुत ही कम समय में, तात्कालिक मान या तात्क्षणिक मान, बहुत ही कम समय में लिया गया मान होता है तात्क्षणिक मान। ये इसका शिखर मान होता है, साइन इसके ग्राफ को बताता है, और ओमेगा टी इसकी कला यानी स्थिति, पोजीशन को बताता है। तो माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से एक शुद्ध प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़ा है, एक प्रतिरोध R है जो एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V = V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसका वोल्टता समीकरण V = sin ओमेगा t है। ये पहला केस है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो, केवल R प्रतिरोध तार लगा होगा, तब क्या होगा। सबसे पहला हमको निकालना क्या है, धारा का मान इस केस में क्या होगा, फिर इसके बाद धारा व वोल्टता के मध्य कालांतर पढ़ेंगे, या वोल्टता व धारा के बीच कालांतर, क्या इसमें स्थिति का कोई अंतर है, समय साथ साथ अपने शिखर मान को प्राप्त कर रहे हैं, शून्य मान को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज भी पढ़ेंगे। और फिर V व I के मध्य ग्राफ पढ़ेंगे इसी के आधार पर कालांतर के, और फिर फेजर चित्र यानी कला आरेख सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसी परिपथ का है। और फिर धारा का शिखर मान, फिर प्रतिरोध निकालेंगे पूरे परिपथ की, और फिर इसके बाद हम शक्ति क्षय यानी कि औसत शक्ति निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा धारा का मान। और यह धारा का मान है, कौन सी धारा होगी, तात्क्षणिक धारा, या फिर हम कह सकते हैं धारा का समीकरण। धारा का समीकरण सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि धारा का मान अगर पूछे तो यानी कि वो IRMS वैल्यू है। RMS वैल्यू
और वोल्टता का मान पूछे तो फिर ये होता है वी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ये मान वोल्टता और धारा के बताते हैं। तो सबसे पहला है हमारा धारा का समीकरण। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे प्रतिरोध कितना है, आर है, वोल्टता का तात्क्षणिक मान कितना है, वी है, और धारा कितनी है, आई। तो हम फार्मूला जानते हैं आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आप चाहे यहां पर किरचॉफ रूल लगा सकते हैं। ये इन दोनों के बीच में यदि मान लेंगे ये ए बी के बीच लगा हुआ है एक प्रतिरोध आर, तो ए बी के बीच में ही एसी सोर्स लगा, स्रोत लगा है, और ए बी के बीच में प्रतिरोध लगा है, तो इन पर वोल्टता बराबर होगी। तो इस पर जो वोल्टता होगी वही इसकी वोल्टता होगी। तो कह सकते हैं इसकी वोल्टता कितनी है, देखो V, और ऊपर वाली ए बी के बीच वोल्टता, तो धारा कितनी है, I, और संगत प्रतिरोध कितना है, R। हम यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। और V की वैल्यू हम जानते हैं, समीकरण चाहिए तो V का भी समीकरण डालेंगे। जो धारा, जो V होगा वही धारा होगी, जो धारा होगी वही V होगा। तो V इज इक्वल्स टू कितना हमने पढ़ा है, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, और बटे में कितना है R। और V नॉट क्या होता है, V नॉट होता है वोल्टता का शिखर मान, और बटा में प्रतिरोध। तो ये जैसे हमने बताया था, जो वोल्टेज होगा वही धारा निकल के आएगी। वोल्टेज है शिखर मान में, तो धारा भी क्या आएगी, शिखर मान, क्योंकि हम पढ़े हैं V अपान R जो होता है वो I होता है। अगर V है तो I, V नॉट तो I नॉट, V RMS तो I RMS होता है। जो वोल्टेज होगा वही धारा हो जाएगी। ये हो गया धारा का समीकरण। सेकंड नंबर में हमको निकालना है कलांतर। धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर, या वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर निकालना है। क्या दोनों में कोई स्थिति का अंतर है, कोण का कोई अंतर है? तो वोल्टता का कोण कितना था, साइन के जस्ट बाद वाला होता है कला, इसी को कहा जाता है कला। साइन के जस्ट बाद इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, ओमेगा टी है, यानी ये भी क्या है, कला है। तो इन दोनों में कला का कोई अंतर है, कोण का अंतर, ठीक है, या कला का जो अंतर होता है कलांतर। फाई इज इक्वल्स टू कितना है, इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी, और इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी। इनका अंतर निकालना है, तो ये अंतर कितना आ रहा है, 0 अंश, यानी कि इन दोनों में कोई कलांतर नहीं है। अगर कलांतर कोई नहीं है तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तीसरा नंबर ये बताएगा V और I के मध्य ग्राफ। ये हम मान रहे हैं Y अक्ष को हम मान रहे हैं V और I, Y अक्ष पर हम खींच रहे हैं V और I का मान, और X अक्ष पर हम ले रहे हैं समय का मान, समय को ले रहे हैं X अक्ष पर, ठीक है। तो ये वोल्टता का शिखर मान है और ये धारा का शिखर मान है। हमेशा वोल्टता का शिखर मान ज्यादा आता है और धारा हमेशा कम रहती है। तो ये Y अक्ष पर नीचे रहेगी और वोल्टेज ज्यादा होता है तो उसे ऊपर करेंगे। ओमेगा टी का मतलब क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां तक जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये अधिकतम मान है वोल्टेजता का निगेटिव की तरफ, किसकी ओर, निगेटिव की तरफ। ऊपर वोल्टता का मान प्लस होता है और नीचे क्या होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है ना। तो ऊपर वोल्टता का शिखर मान यहां से देख सकते हैं, ये कितना है, इतना है, ठीक, इतना ही रखते हैं एक चक्र का। अब धारा का शिखर मान डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, इतने से ऊपर साथ साथ शिखर मान को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ शून्य मान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कलांतर कुछ भी नहीं है। कलांतर कुछ भी नहीं होने का मतलब ये है, ये साथ साथ शिखर मान को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ किसको प्राप्त करते हैं, शून्य मान को प्राप्त करते हैं, शून्यता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको डॉटेड लाइन से, ये शिखर मान साथ में, शून्य मान साथ में, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया ही था, ये साथ में प्राप्त कर रहे हैं। दोनों ही शिखर मान एक ही टाइम पर प्राप्त कर रहे हैं, शून्य भी एक ही समय पर, शिखर मान एक ही समय पर, शून्य मान एक ही समय पर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है हमारा धारा का समीकरण। तो ये किसको दिखा रहा है, ये है V का, और ये किसका ग्राफ है, I का। दोनों ही बराबर बराबर शिखर मान, बराबर बराबर शून्य मान प्राप्त करें, यानी कलांतर शून्य है। चौथा नंबर हमको क्या दिखाना है, फेजर चित्र, यानी कि कला आरेख, जिसे कहा जाता है फेजर चित्र या कला आरेख। ये होता क्या है, अगर ये वोल्टता है,
वोल्टता ये दिखाता है सदिश रूप। क्या होता है ये? वोल्टता और धारा का सदिश रूप होता है। सदिश रूप। क्या इन दोनों में कोई कोण का अंतर है? नहीं है, कोण का कोई अंतर नहीं। तो जिस ओर करंट है उसी ओर धारा होगी, वोल्टेज जिस ओर है उसी ओर करंट होगी। या फिर हम ऐसे भी इसका ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये वोल्टता का ग्राफ हो गया और ये हो गई धारा का। दोनों एक दूसरे के समांतर है ताकि जो एंगल है, कोण है, कालांतर वो शून्य हो जाए। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। काटेंगे तो कोण कुछ बनेगा, काटेंगे नहीं एकदम सीधी जाएंगी, पीछे जाएंगी, कुछ अंतर ही नहीं आएगा, तो वही हो जाएगा कोण 0 अंश। अब धारा का शिखर मान हमको चाहिए। अब हमको 5वां नंबर धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान ये है। धारा का शिखर मान I0। तो जो धारा है उसी के संगत वोल्टेज। तो अगर धारा का शिखर मान हम ले रहे हैं तो वोल्टता का भी कौन सा मान आएगा? शिखर मान आएगा। वोल्टता का भी शिखर मान और बटा में कुल प्रतिरोध कितनी है? R है। तो ये धारा का शिखर मान, विभवांतर बटा प्रतिरोध। धारा शिखर मान में ले रहे हैं तो वोल्टेज शिखर मान में आएगा। अगर धारा के आरएमएस मान ले रहे हैं तो वोल्टेज का आरएमएस मान आएगा, क्योंकि ओम के नियम में यही बताया गया है, जैसा धारा होगा वैसा ही प्रतिरोध। अगर हम धारा दोगुनी करेंगे प्रतिरोध दोगुनी अपने आप हो, वोल्टता दोगुनी अपने आप हो जाती है। हो गया। अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिरोध का मान चाहिए। जो प्रतिरोध लगा है उसका मान यानी R बराबर। तो अगर हमको धारा वोल्टता का आरएमएस मान पता है, वर्ग माध्यमूल मान पता है और धारा का वर्ग माध्यमूल मान पता है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं Vrms अपॉन Irms, ये भी R के इक्वल होता है। और अगर वोल्टेजता का शिखर मान रखते हैं तो धारा का भी शिखर मान आएगा। हम इन दोनों मान से हम R का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है शक्ति 6। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। 7वां नंबर शक्ति 6। क्या इसमें शक्ति 6 होती है? ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। शक्ति 6 का फार्मूला बताया गया था, P एवरेज इज इक्वल्स टू Vrms इंटू Irms और इंटू में cos फाई। इसका डेरिवेशन हमने करवा दिया था पहले से ही। और फाई क्या होता है? कालांतर। कितना है? 0 अंश का है। तो P एवरेज इज इक्वल्स टू Vrms इंटू Irms। ये धारा और वोल्टता के आभासी मान भी हैं और साथ ही साथ मान भी हैं, वर्ग माध्यमूल मान भी हैं। और cos फाई की वैल्यू कितनी अंश आई है? 0 अंश आई है। cos 0 अंश का मान 1 होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 का गुणा इससे कराएंगे तो P एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? Vrms इंटू Irms। इसको Prms भी कहते हैं। ठीक है, शक्ति का वर्ग माध्यमूल मान। तो बस इतना ही है, इतना चीज हर एक क्वेश्चन में करना है। तो 3 ऐसे परिपथ शुरुआत में आएंगे, उन तीनों में यही वैल्यू हम लगातार निकालते हुए चलेंगे, यही सेम वैल्यू निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध धारिता लगी जाए, संधारित्र लगाया जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, कोई एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, लगाएंगे तब क्या होगा? चलिए वो भी देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं परिपथ, AC परिपथ, जो कि है संधारित्र। केवल और केवल संधारित्र जब किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध संधारित्र C लगा हो, एक कंडेंसर लगा दिया जाएगा, एक कैपेसिटर लगाया जाएगा, तब क्या होगा? ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कैपेसिटर पंखों वगैरह में, कैमरा वगैरह में, मोबाइल वगैरह में यूज होती हैं। ये भी एक प्रकार की बैटरी होती है। ठीक है, सेम वही चीज संधारित्र में क्या होता है? ये एक प्लेट जितनी आकार की होगी उतनी है आकार की दूसरी प्लेट होती है, प्लेटों का आकार समान रहता है। एक संधारित्र है जिसकी धारिता हमने क्या मानी है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो है वो C है। सेम वही चीज माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से एक शुद्ध संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उसका वोल्टता समीकरण या जिसका वोल्टता समीकरण V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। V को कहा जाता है तात्क्षणिक मान और ओमेगा टी होती है इसकी कला, और V नॉट होता है इस वोल्टेज का सबसे मैक्सिमम मान।
अधिकतम मान। सबसे पहला केस, धारा का समीकरण निकालना है, यानी तात्क्षणिक धारा, अति सूक्ष्म समय में ली गई धारा। हम जानते हैं संधारित्र में आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वही संधारित्र की धारिता होती है, और Q समानुपाती V होता है, और जिससे फार्मूला मिलता है Q इज टू CV। V है वोल्टता, Q इज टू CV। और हमको क्योंकि धारा का मान चाहिए तो I बराबर हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, Q/T। कौन सी धारा चाहिए, तात्क्षणिक धारा, बहुत ही कम समय में ली गई धारा, यानी कि समय बहुत छोटा। अगर जो किसी भी चीज को छोटा बनाना है, टी को छोटा करना है तो आगे क्या जोड़ते हैं, डी। आवेश को छोटा करना है तो आगे क्या जोड़ते हैं, डी। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, dQ/dt, जिसे पढ़ा जाता है dt ऑफ Q। अब यहां पर हम Q की वैल्यू डालेंगे तो dt ऑफ Q की वैल्यू कितनी है, CV होती है, C इंटू V। C क्या होता है, संधारित्र की धारिता, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। कंडेंसर जो होता है, हर एक कंडेंसर जो होता है वो फिक्स वैल्यू रखता है, उसकी धारिता नियत रहती है। C कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाएगी। इसका कोई लेना देना समय से नहीं है, समय बढ़ाने घटाने से केवल वोल्टेज बढ़ रहा है, धारा घट रही है। C कांस्टेंट आगे आ जाएगा, बचा कौन, d dt ऑफ V। अब हम यहां पर V की वैल्यू डालेंगे तो C इंटू डी डी टी ऑफ V की वैल्यू क्या है, V0 साइन ओमेगा टी। V0 भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। शिखर मान, अधिकतम मान, यह फिक्स है, इससे अधिकतम मान नहीं हो सकता। जैसे हमारे घरों में 240 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टता का मान होता है, इससे ऊपर आती नहीं है, ठीक है। तो V0 कांस्टेंट होता है। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV0, और बचा कौन, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो ये बात याद रखिए, अगर अवकलन आ रहा है डी डी एक्स ऑफ साइन AX का जो अवकलन होता है, ठीक है, होता है साइन का पहले अवकलन क्या होता है, cos AX हो जाएगा, और इंटू AX का करेंगे तो A होता है, x का 1 हो जाता है, तो A cos AX होता है, इसका अवकलन होता है, अवकलन, ठीक है। तो I की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, CV0, और इंटू में साइन ओमेगा टी का क्या होगा, cos ओमेगा टी हो जाएगा, और इंटू यहां पर देखो A आ रहा था ना, एक्स्ट्रा x के साथ A आ रहा था तो A आगे कर दिया गया। यही साइन की जगह पर cos आया, AX एक्स्ट्रा आ रहा था तो उसको आगे किया गया। सेम यही चीज, साइन की जगह पर cos आया, यहां पर एक्स्ट्रा t के साथ कौन आ रहा है, ओमेगा, तो उसको कहां डालेंगे, आगे डालेंगे, ठीक है। और यहां से हम हल करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, I इक्वल्स टू, ये पूरी जो वैल्यू है, समीकरण जो धारा का होता है वो कैसे निकाला जाता है, I इक्वल्स टू, इस जैसा निकालना है, इसके जैसा निकालना है। तो ये V था, यहां पर I है, यहां V0 था, इसके बाद साइन या कॉस आता है, यहां पर क्या रखा जाएगा, I0 रखा जाएगा। क्यों रखेंगे, आगे हम अभी बताएंगे, चलेंगे जब। तो ये हो जाएगा, इस जगह पर हमने रख दिया I0, और बचा कितना अंदर, cos ओमेगा टी। ये cos कोज्या ग्राफ है, ठीक है। और जहां पर I जो है याद रखिए, जहां I बराबर I0 किसकी जगह पर रखा गया है, C ओमेगा V0 की जगह पर रखा गया है। V0 को पीछे कर दिया गया और C ओमेगा को आगे कर दिया गया, ठीक। अब क्योंकि यहां पर वोल्टेज कैसा था, साइन का ग्राफ, यहां किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ आएगा, तो ग्राफ अलग अलग बनेगा, ये चीज तो फिक्स है। यानी स्थिति का कुछ ना कुछ अंतर आएगा, तभी तो ग्राफ बदल रहा है, तभी तो कालांतर आया। ग्राफ बनने का मतलब क्या है, दोनों, यहां पर साइन का ग्राफ है, यहां कॉस का ग्राफ, यानी कुछ स्थितियों का अंतर आ गया, ठीक है। अब वोल्टेज में साइन आ रहा था तो धारा में कॉस आ रहा है, तो इसको समान करेंगे। धारा का चिन्ह यहां पर देखो प्लस में है, अगर प्लस में है तो हमेशा याद रखिए एक फार्मूला होता है कि साइन 90 अंश प्लस थीटा जो होता है, ये कॉस थीटा होता है, फिक्स चीज है ये ना। 90 अंश को क्या लिखते हैं, पाई को लिखा जाता है 180, रेडियन मान होता है पाई, और ये डिग्री, और π/2 को क्या लिखा जाएगा फिर, 90 अंश। तो 90 अंश को हम क्या लिखते हैं, π/2, तो साइन π/2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब
यहां पर प्लस का ही क्यों लगा? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, तो यहां पर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा है थीटा। अगर माइनस का होता चिन्ह तो माइनस का थीटा लगाते, क्योंकि उस माइनस को हम कैंसिल आउट करेंगे। ये नेक्स्ट वाले हम जो एसी परिपथ का विश्लेषण पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला। तो प्लस में मान है तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस होगा तो माइनस वाला। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट, ये cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, यहां थीटा की वैल्यू कितनी है देखिए, ओमेगा टी है, तो थीटा की जगह पर हमको कितना डालना है, ओमेगा टी। थीटा की जगह पर देखिए कितना है, ओमेगा टी, क्योंकि cos ओमेगा टी है तो थीटा की जगह पर ओमेगा टी, थीटा की जगह पर ओमेगा टी, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। और इसको हम साधारण तरीके से कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, ये ओमेगा टी को पहले लिख रहे हैं ना, क्योंकि ओमेगा टी पहले है, और प्लस का कितना है, पाई बाई 2। ये बन गया धारा का समीकरण। ये बात याद रखना, अभी आगे हम पढ़ेंगे ए आई नॉट, आगे पढ़ेंगे, बस यहां पर देखिए। अब कालांतर देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या है, कालांतर। कालांतर यानी कि फाई, इन दोनों में इसकी कला कितनी है देखो, ओमेगा टी, और इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाई। हमेशा अंतर निकालने के लिए ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, तो ज्यादा किसका है, धारा वाले का, और ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये कितना है, ओमेगा टी माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर कलांतर मिला। दोनों में कुछ ना कुछ स्थिति का अंतर है। किसमें अंतर है, धारा की कला देखो ओमेगा टी से कितना ज्यादा है, पाई बाई 2, प्लस मतलब ज्यादा, और यहां ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी से कितना ज्यादा धारा की कला है, पाई बाई 2, यानी कि धारा की कला ज्यादा है किससे, वोल्टता की कला से। तो धारा की कला में ज्यादा कितना है, पाई बाई 2, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो धारा है आई है वो V से कला में पाई बाई 2 आगे है, आगे का मतलब अग्रगामी है। पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। ज्यादा जो होगा, अगर यहां माइनस होता तो धारा पीछे है, अगर प्लस है तो धारा आगे है, ठीक है। ये ओमेगा टी ही केवल था, ये ओमेगा टी से कितना ज्यादा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आगे है धारा, पाई बाई 2 आगे चल रही है करंट। अब बचा है तीसरा नंबर, ग्राफ। ग्राफ की बात करेंगे तो ये धारा और वोल्टता को हम y अक्ष मानते थे, और x अक्ष किसको मानते थे, समय को। तो यहां से हम देखेंगे ग्राफ, एक साइन का ग्राफ v का, ये साइन का ग्राफ है, v साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये वोल्टता का शिखर मान है, ठीक, नीचे वाले माइनस की तरफ वोल्टता का शिखर मान है। कॉस का ग्राफ देखो, आई में किसका ग्राफ बन रहा है, कॉस का, और कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। ये वोल्टता का अधिकतम मान है, धारा का अधिकतम मान कम होता है, धारा कम होती है, वोल्टता का मान ज्यादा रहता है, तो ये यहां से स्टार्ट करेगी ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे चलेगी, थोड़ा ऊपर ज्यादा हो गया ना, ग्राफ बताया ही गया था कैसे होता है। तो ये वोल्टता का ग्राफ है और ये धारा का ग्राफ है। हम यहां पर देख सकते हैं दोनों शिखर मान को अलग अलग प्राप्त कर रहे हैं, धारा अपने पहले शिखर मान को प्राप्त कर रही है, और वोल्टता ऐसे बनता है। ये पूरा पीछे जाएंगे तो ये होता है ऐसे ग्राफ, यानी धारा पहले चल चुकी तब वोल्टता चलना शुरू की। कितना आगे था, पाई बाई 2, जब चल चुकी पाई बाई 2 90 अंश चल चुकी तब वोल्टेज स्टार्ट हुआ चलना, ये बात हुई, ठीक। अब फेजर चित्र चौथा नंबर, अच्छा स्क्रीन में आ रहा है फ्रेम पूरा, ठीक। फेजर चित्र में धारा को हमने फिक्स कर दिया, कितना आई, वोल्टेज पीछे कितना, पीछे कितना है, पाई बाई 2, ये वोल्टता का ग्राफ।
ठीक है, ये ग्राफ होता है। या वोल्टेज को ऐसे भी कर सकते हैं कि वोल्टेज को फिक्स कर दिया जाए और धारा आगे रख दी जाए। कितना आगे रख दी जाए धारा को? π/2 आगे। ये देखिए कितना आगे है कला में, ये π/2 आगे। और ये कितना पीछे है कला में? π/2 पीछे है, माइनस की ओर है। ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस की ओर कोण बनाता है। क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो पीछे की ओर घटता है। जो नीचे होगा वो घटेगा, जो ऊपर होगा वो बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब आगे है धारा का शिखर मान, 5वां नंबर, धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 अपॉन संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसे XC लिखते हैं, और ये बराबर होता है 1/ω/C के। कैसे होता है? बस जस्ट इसके बाद ही है, अभी बता रहे हैं। प्रतिरोध 6 नंबर। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। XC है क्या? XC को कहा जाता है संधारित्र का प्रतिरोध। क्या कहा जाता है इसको? संधारित्र का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध R से लिखा जाता था, संधारित्र का प्रतिरोध XC से, और कुंडली का प्रतिरोध XL से लिखेंगे। बस यही हमारा टॉपिक है। अब स्टार्ट नई चीज यहां से हम सीख रहे हैं इसमें, और सीखेंगे क्या, बहुत से लोग जानते भी हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि हम करा चुके हैं पहले से ही। XC प्रतिरोध 6 नंबर, इसका प्रतिरोध जो होता है उसे संधारित्र का प्रतिरोध कहते हैं, और संधारित्र के प्रतिरोध का नाम है धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, ठीक है। तो हेडिंग लगाना है धारितीय प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब चोट, कितना चोट मारेगा संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र के कारण, एसी परिपथ में संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में आई रुकावट को, धारा के मार्ग में आई रुकावट को, भाई प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे वही प्रतिरोध। अब संधारित्र जो रुकावट उत्पन्न करेगा वो संधारित्र का प्रतिरोध हो जाएगा। और धारा का मार्ग में रुकावट अगर कोई चालक उत्पन्न कर रहा है, वो चालक का प्रतिरोध R से लिखा जाता था। आई रुकावट को क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और इसको लिखा जाता है XC। प्रतिघात को X से ही लिखा जाता है, प्रतिघात को X से ही लिखा जाता है, क्योंकि ये धारिता का प्रतिघात है, इसीलिए हम सफिक्स में C जोड़ दिए। तो XC बराबर, भाई प्रतिरोध बराबर क्या बताया गया था? R बराबर V/I। तो वोल्टेज कितना है? वोल्टेज अगर हम VRMS रखेंगे तो धारा अपने आप ही क्या हो जाएगी? IRMS। अगर हम वोल्टेज को V0 रख रहे हैं तो धारा अपने आप क्या हो जाएगी? I0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब बात आती है कि XC बराबर तो V0/I0 होता ही है। I0 बराबर क्या रखा गया था? अभी हमने बताया था I0, ये वैल्यू हमने I0 रखी थी, इसकी जगह पर क्या रखी थी? I0। तो V0/I0 किसकी जगह पर आया था? C V0 ओमेगा, V0 से V0 कैंसिल, कितना आया? 1/ω/C। तो XC की प्रॉपर वैल्यू 1/ω/C होती है। इस बात को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। XC बराबर 1/ω/C। ये ओमेगा यही वाला वो है ओमेगा,
कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल, यही ओमेगा था, यहां पर आया करके बैठा है। और सी क्या है? संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। अब 7वां नंबर है शक्ति क्षय। शक्ति क्षय, क्या इसमें शक्ति क्षय होती है? P एवरेज बराबर क्या बताया गया था? फार्मूला VRMS IRMS और इनटू में cos फाई। cos फाई की वैल्यू कितनी है यहां पर? फाई देखिए कलांतर कितना है, कलांतर है 90 अंश, इस फाई की वैल्यू 90 अंश है और cos 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। तो शक्ति क्षय क्या होता है? शक्ति क्षय 0 होता है। इसमें विद्युत धारा द्वारा कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती है। यह चीज हुआ शक्ति क्षय का मतलब। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक, दिक्कत होगी तो पीछे रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं, एसी परिपथ। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में एक शुद्ध प्रेरकत्व L लगा हो, यानी कि कोई एक कुंडली लगी हो, एक कुंडली लगी हो जिसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व L है। ये एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक L है। ये पिछले वाले चैप्टर में हमने बताया था, कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है, हर एक कुंडली का अपना अपना होता है। ठीक है, सेम वही चीज है, की बार कुंडली लिख दिया गया। और अभी हमने बताया था कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसको लिखते हैं XL से। ये कुंडली का प्रतिरोध है। इस कुंडली के कारण धारा के मार्ग में आई रुकावट को कुंडली का प्रतिरोध प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरक क्या होता है? कुंडली का जितना भाग होता है, ये जितने अवयव होते हैं, इसी को कहा जाता है प्रेरक। ठीक है, तो वही माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से एक शुद्ध प्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसका वोल्टता समीकरण V = V0 sin ओमेगा t है। ठीक, धारा का समीकरण निकालना है तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, V = होता तो E के लिए, लेकिन हमको वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज दिया गया तो वोल्टेज के थ्रू V = क्या होता है? L di/dt। भूले नहीं होंगे, पिछले चैप्टर का था। वैसे तो ये E के इक्वल था, माइनस का E = माइनस का L dt ऑफ I होता है। अगर मॉडुलस वैल्यू चलेंगे, E को अगर हमने V मान लिया, वोल्टेज मान लिया, तो वोल्टेज का मॉडुलस मान लेकर के हम चल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। अब dt को हम इधर लाएंगे तो V मॉडुलस का और dt = कितना हो गया? L di। अब हम V का मान रखेंगे, कितना है? V0 sin ओमेगा t, और इधर कितना है? और इनटू में क्या था? dt था, = कितना है? L di। अब हम क्या करेंगे? समाकलन। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर धारा कौन सी है? धारा के साथ D लगा है, और हमने बताया था किसी की के भी साथ अगर D लगाएंगे तो वो छोटा हो जाता है। तो इसका पूरा मान चाहिए, बड़ा मान चाहिए। बड़ा मान, किसी चीज को छोटा करना है तो अवकलन, बड़ा करना है तो समाकलन। L कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका नहीं होगा, और V0 भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी नहीं होगा। ये इतना हो जाएगा समाकलन। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है? याद रखिए, साइन ओमेगा टी या साइन AX dx, यहाँ x का फलन था तो d के साथ x आएगा, यहाँ t का फलन है तो d के साथ क्या आएगा? t आएगा। ये होता है माइनस का cos AX, अवकलन में a के साथ गुणा हुआ था, यहाँ पर क्या होगा? a से भाग। यहाँ a की जगह पर कौन आ रहा है? ओमेगा t, ओमेगा आ रहा है, तो V0 साइन किस में बदलेगा? माइनस के cos से बदलेगा, माइनस चिन्ह आगे, ओमेगा t। और यहाँ देखो a के साथ गुणा हो रहा था x का, तो a से भाग, और यहां ओमेगा से t का गुणा हो रहा है तो ओमेगा से भाग, ओमेगा बाहर। ठीक है, और बराबर में L कांस्टेंट, छोटे छोटे di मिल करके एक बड़ी धारा देंगे, d हट जाएगा, 1 × di क्या होता है? I होता है। ठीक है, अब यहां पर cos की वैल्यू याद रखिए, माइनस का अंदर रखे रहे, माइनस की आ रही, इस माइनस को हटाना है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। साइन 90 अंश माइनस थीटा जो होता है, ये कॉस थीटा होता है।
क्या होता है cos थीटा, क्योंकि यहां पर माइनस चिन्ह आया है तो माइनस वाला फार्मूला, अगर cos का चिन्ह प्लस होता तो प्लस का फार्मूला लगाते हम। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करेंगे, दोनों ओर माइनस से गुणा, तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस 90 अंश। और अभी हमने बताया था ये किसकी वैल्यू है, माइनस कॉस की। अभी हमने बताया था 90 अंश को क्या लिखते हैं पाई बाई 2, और थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे ओमेगा टी, थीटा की जगह पर ओमेगा टी। तो यही चीज हम यहां पर डाल देंगे। अब देखो ये चिन्ह माइनस अंदर चला गया है ना, तो यहां बाहर क्या आ गया प्लस। ठीक है, तो ये प्लस का साइन वी नॉट अपान क्या है, एल को हम नीचे ला रहे हैं तब ताकि धारा का मान मिल जाए। ठीक है, धारा को रोकना है, एल को नीचे लाएंगे तो वी नॉट के बटे में ओमेगा के साथ एल का गुणा, माइनस के कॉस ओमेगा टी को, माइनस के कॉस थीटा यानी माइनस के कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का साइन साइन, फिर थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखना है ओमेगा टी, और फिर माइनस 90 अंश मतलब पाई बाई 2, यही है। और ये पूरी वैल्यू धारा का कौन सा मान है, इसकी जगह पर अगर हम इससे तुलना कराएंगे तो यहां साइन के आगे क्या था वी नॉट है, तो यहां पर आई नॉट होना चाहिए। तो आई बराबर इस पूरी वैल्यू को हम आई नॉट मान लेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये मिल गया धारा का समीकरण। पहला वाला लेक्चर अगर नहीं देखा प्रत्यावर्ती का वो जरूर से जरूर देखिए, उसमें हमने बताया भी है, प्रॉपर बताया है कि ये कैसे आता है। तो आई नॉट किसकी जगह पर आया है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला मान हो गया। अब दूसरा कलांतर, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर या वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर क्या होगा, यानी कि फाई बराबर कलांतर मतलब कला का अंतर, कला मतलब कोण, यहां का कोण कितना है ओमेगा टी, ये है कलांतर, कला है इसकी किसकी वोल्टता की, साइन के जस्ट बाद कला, साइन के गुणांक को कला कहते हैं, कोणांक जिसे कहा जाता है। और यहां पर देखो क्या आ रहा है, धारा की कला कितनी है, साइन के जस्ट बाद कला होती है, तो ये धारा की कला है, किसकी कला है धारा की। बड़ा कौन है, अंतर हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं। ये ओमेगा टी से कितना कम है पाई बाई 2, ये प्रॉपर ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी से कम है धारा में, तो बड़ा है वो ओमेगा टी माइनस छोटा वाला कौन है ओमेगा टी, और ये माइनस ये प्लस था माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाई बराबर कितना आ गया पाई बाई 2। कोण का अंतर है इसमें भी, कौन आगे है वोल्टेज, कौन पीछे है धारा, धारा पीछे, ओमेगा टी ये था, ओमेगा टी से कितना कम है धारा पाई बाई 2, धारा पीछे कला में कम है, कितना कोण में कम है पाई बाई 2, क्योंकि इसमें कोण कितना था ओमेगा टी और इसमें ओमेगा टी से कम है, साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी से कम है, कितना कम है पाई बाई 2, यानी कि आई जो है वी से किसमें कला में पाई बाई 2 पश्चगामी है, कम है यानी पश्चगामी पीछे है, पश्चगामी है। ठीक है, या कह सकते हैं वोल्टेज जो है धारा से अग्रगामी है पाई बाई 2, सेम वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बताया गया था। ग्राफ बनाना तीसरा नंबर, एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष को हम मानते हैं, एक्स अक्ष को मानते हैं टी और वाई अक्ष को क्या मानते हैं, वाई अक्ष को मानते हैं वी और आई के लिए, वी और आई ऊपर नीचे खींचते हैं और एक्स अक्ष ये टी, तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन का ग्राफ है, यहां से 0 से स्टार्ट होगा, तो ये वोल्टेज का शिखर मान है, अच्छे से बनाइए, ये वोल्टता का शिखर मान है, वोल्टता का शिखर मान, यहां पर धारा का शिखर मान आई नॉट इतना ले रहे हैं। अब आई नॉट क्या है, आई नॉट में देखो कॉस का माइनस का आ रहा है, माइनस कॉस हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, प्लस कॉस ऊपर से नीचे आता है, माइनस कॉस नीचे से, जो नीचे से, ये माइनस का आई नॉट है ना, देखो इसमें क्या आ रहा है माइनस का आई नॉट, ये पूरा आई नॉट था, ये पूरा मान एल नीचे आएगा तो ये पूरा आई नॉट था, वो भी किसका माइनस का नीचे से आता है, तो नीचे से आएगा, ये ऐसे चलेगा,
थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये वोल्टता का मान है और ये आई का मान है। ऐसे भी कह सकते हैं कौन आगे है, कौन आगे है, ये माइनस की तरफ है ना। कौन आगे, वोल्टेज, वोल्टेज आगे तो ऊपर से शुरू होगा शून्य से, क्योंकि ये साइन का ग्राफ, इसमें साइन का ग्राफ आ रहा है, लेकिन कितना ये पीछे है कला में, π/2, π/2 पीछे, यानी 90 अंश ये पहले चलेगा फिर ऊपर आएगा, तो 90 अंश पीछे है। कौन, धारा पीछे का मतलब नीचे, माइनस की ओर, ये बात याद रखिए, ठीक है। जो पीछे है उसको नीचे से बनाइए, जो देखो ऊपर से, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है क्यों, क्योंकि ये पीछे और ये आगे। चलिए अब आगे क्या है, फेजर चित्र, चौथा नंबर, कला आरेख यानी फेजर चित्र। नोट्स में ऐसे ही लिखना है पूरा, स्टेप बाय स्टेप। धारा को फिक्स कीजिए, वोल्टेज क्या है, धारा से आगे है, अग्रगामी। धारा को फिक्स करके वोल्टेज को अग्रगामी कीजिए, कितना वोल्टेज आगे है, π/2 आगे है ना। वोल्टता धारा से आगे है, या फिर वोल्टेज को फिक्स कर दीजिए और धारा को कम कर दीजिए, पीछे, पीछे कितना पीछे, π/2, π/2 धारा पीछे है या π/2 वोल्टेज आगे है, दोनों एक ही चीज है। वोल्टेज आगे है या कह सकते हैं धारा पीछे, ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ठीक है। पांचवा नंबर, इसको पूरा इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बता दिया, पिछला वीडियो बहुत जरूरी है ये चीजें समझने के लिए, बहुत जरूरी है वो। अब I0 चाहिए, अगर धारा का शिखर मान निकालना है तो वोल्टेज भी शिखर मान में और बटे नीचे कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध कुंडली का क्या होता है, XL, और या I0 को हम किसके इक्वल रखे थे, I0 को क्या माना गया था, ये I0 था भैया, क्या था, I0, अच्छा 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 अच्छा, ये I0, V0 अपॉन ओमेगा L, ये हो गया धारा का शिखर मान। अब इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, प्रतिरोध, 6 नंबर, प्रतिरोध। प्रतिरोध ये XL क्या है, कुंडली का प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, जैसे संधारित्र का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध R, संधारित्र का प्रतिरोध XC, वैसे कुंडली का प्रतिरोध XL, कुंडली का प्रतिरोध। कुंडली के प्रतिरोध को ही प्रेरण प्रतिघात कहते हैं या प्रेरक प्रतिघात कहते हैं, और प्रतिघात को लिखते हैं X से, क्योंकि ये कुंडली का है तो L सफिक्स में लिख दिया गया। तो अब हेडिंग है हमारी कुंडली का प्रतिरोध यानी प्रेरण प्रतिघात। वीडियो बड़ा है लेकिन अच्छे से समझ में आएगा अगर पूरा एक साथ देखेंगे तब, ठीक। तो कुंडली के कारण धारा के मार्ग में आई रुकावट को धारा के मार्ग में आई रुकावट को धारित प्रतिरोध कहते हैं, और कुंडली के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगी उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। रुकावट को प्रेरण या प्रेरक बहुत जगह लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रेरण प्रतिघात, प्रतिघात इसका प्रतीक क्या है भैया, XL है कहते हैं। और हमने फार्मूला भी बताया, प्रतिरोध बराबर ऊपर विभवांतर नीचे धारा। प्रतिरोध किसका है, कुंडली का, तो XL, ऊपर विभवांतर नीचे धारा। अगर विभवांतर वर्ग माध्य मूल मान ले रहे हैं तो धारा का भी वर्ग माध्य मूल मान, अगर विभवांतर का शिखर मान तो धारा का भी शिखर मान। जो वोल्टेज लेंगे धारा अपने आप वही हो जाती है, यही ओम का नियम है। फिर आगे
एक्स एल बराबर, यहां से देखते हैं, एक्स एल बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट को लेकर के सॉल्व करते हैं। वी नॉट अपॉन आई नॉट को, वी नॉट कितना है हमारे पास, वी नॉट तो हमारा वी नॉट ही, ये दिया जाएगा हमें। आई नॉट हमने किसकी जगह रखा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, ओमेगा एल ऊपर, तो एक्स एल बराबर कितना हो गया, ओमेगा एल हो गया। ये एक्स एल का मान हो जाएगा। एक्स एल का मान याद रखिए, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा यही है ओमेगा, यही ओमेगा यहां पर गया है, और ये वाला एल प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व जिसे एल से लिखा जाता है। अब शक्ति गुणांक बचा, 7वां नंबर है शक्ति, शक्ति 6, शक्ति गुणांक नहीं भैया, शक्ति 6। शक्ति गुणांक को तो cos फाई कहते हैं ना, वी आर एम एस, आई आर एम एस, cos फाई। फाई कितना था हमारे पास, फाई कितना था, पाई बाई 2, फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos पाई बाई 2 यानी 90 अंश का मान 0 होता है। तो पी एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस, आई आर एम एस और इंटू cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो पी एवरेज भी कितना हो जाएगा, औसत शक्ति 6 भी क्या हो जाएगी, 0। यानी शक्ति 6 एल वाले में भी शक्ति 6 नहीं होता, केवल आर में शक्ति 6 होता है, बाकी एल और सी में शक्ति 6 नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के थे एसी परिपथों का विश्लेषण। अभी केवल हमने 3 पढ़ा है, एक एक करके पढ़ा है, अब हम 2-2 करके पढ़ेंगे और फिर लास्ट में तीनों को एक साथ लेकर के आएंगे, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम का भी, उसका वीडियो हमने पहले से ही कराया है। आप आदर्श डिजिटल क्लासेस डालिए, एलसीआर परिपथ लास्ट में डाल दीजिएगा, वो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। बस यहीं पर हम लेक्चर नंबर 6 जो कि चैप्टर नंबर हमारा 7 है प्रत्यावर्ती धारा का, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएल, आरसी व सीएल परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। याद क्या करना है, फेजर चित्र याद रखना है। इन दोनों में फेजर चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।